नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों ईपीएफओ के सीरीज में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बजट और 2023-24। इसके साथ ही साथ में बजट और इकोनॉमिक सर्वे को हम पढ़ेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों से मिलाकर दो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या तीन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब आप इतना समझिए 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको बहुत ही गंभीर तौर से पढ़िएगा और बहुत ही नॉर्मल से बताएंगे। जहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे रिलेटेड हम बताएंगे। और आप देख रहे होंगे जिससे पहले मैंने काफ़ी जो मैराथन है वो पूरी कर दी है। जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन की पूरी कर दी है। इंडस्ट्रियल रिलेशन आपको पूरी मिल गई होगी। इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरी मिल गई होगी और इसके बाद में इकोनॉमी की पूरी आपको मिल गई होगी। करेंट अफेयर्स का एक सेशन मैंने कर दिया है और साथ ही साथ में कुछ एमसीक्यूज में जो फैक्चुअल एमसीक्यूज हैं वो मैंने कर दिए, जो फैक्ट के तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उनका जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताया है वो काफ़ी आपको अच्छे से बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में आप ध्यान दीजिएगा एक बार और उनसे क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। यहाँ उन्हीं डिस्क्रिप्शन में या फिर उन्हीं फैक्ट से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हालांकि उसमें थोड़ी सी एक पॉलिटी का जो एमसीक्यू आया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। वो एक बच्चे ने कमेंट भी कर दिए, तो मैंने उसका देखा था कमेंट। उसके बाद में मैंने उसके लिए बहुत ही सॉरी फील हुआ हूँ। तो इसके बाद में अगर आप चाहें तो उसको एक बार सही कर लीजिएगा। मैं कमेंट में आज उसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, सारी चीज़ें सही से लिख दूंगा और उस बच्चे की कमेंट भी पिन कर दूंगा। और उस बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे बताया कि उसमें क्या गलती हुई है। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का सेशन रहने वाला है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बाद में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आज ये शाम को आपको मिल रहा है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। इसके साथ ही साथ में आपको कल यानी 24 जून को आपको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा क्या क्या मटेरियल प्राप्त हो जाएगा, तो 24 जून को आपको मॉर्निंग में 7 बजे आपको पॉपुलेशन, इंश्योरेंस, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, इनका एक मैराथन वीडियो मिल जाएगा। सिंगल मैराथन वीडियो में सारी चीज़ें, चारों चीज़ें कवर की जाएंगी। पॉपुलेशन, इंश्योरेंस, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद में कोशिश करेंगे 10 बजे या 11 बजे के बीच में आपको सोशल सिक्योरिटी और लेबर लॉ का एक सिंगल वीडियो मिल जाएगा। इसमें पूरी सोशल सिक्योरिटी और लेबर लॉ की कंप्लीट वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे विद करेंट अफेयर्स। जो भी नए लेबर कोड है उनके साथ में सारी चीज़ें कवर करा देंगे। इसके बाद में शाम को 4 से 5 के बीच में आपको अकाउंटिंग का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। इससे पहले मैं एक वीडियो करा चुका हूँ अकाउंटिंग का, इसके बाद में आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा अकाउंटिंग का। तो कल की डेट के लिए आपके ये वीडियो रहने वाले हैं। कौन कौन से वीडियो रहने वाले हैं, एक मॉर्निंग में आपको याद रखना होगा पॉपुलेशन, इंश्योरेंस, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद में 10 से 11 के बीच में सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉ। 4 बजे से 5 बजे के बीच में शाम को अकाउंटिंग का वीडियो, पूरा कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, मैराथन वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है बजट और इकोनॉमिक सर्वे का सेशन रहने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसमें आप जरूर ध्यान दीजिए। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। और जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी और बाकी सभी मैराथन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही में आई बटन पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहां से आप सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी ईपीएफओ से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो हमने सभी कवर किए हैं। सभी को मैंने एक प्लेलिस्ट में एकत्र कर दी, सभी को एक प्लेलिस्ट में ही कर दिया है, तो यहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बजट के बारे में। देखिए बजट क्या है, तो बजट में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, आप कंफ्यूजन होंगे कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में अंतर क्या होता है। तो बजट क्या होता है, बजट 2023-24 का जैसे बजट है, अगले साल के लिए क्या होता है बजट का प्रयोग करते हैं। इससे एक साल पहले के बारे में समीक्षा करना, मतलब जांच पड़ताल करना, क्या हमने अचीव किया, क्या नहीं कर पाया, ये सब इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत आता है। सर्वेक्षण होता है, सर्वे बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बजट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बजट 2023-24। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हमारा महीना मतलब हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है वो जनवरी से दिसंबर होता है। अगर 2023 स्टार्ट हुआ है तो आपको बता दें जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। आप जैसे मान लीजिए आपका ये ईयर कौन सा चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो 2023 से 2024 के बीच में ये हमारा कौन सा चलेगा, फाइनेंशियल ईयर चलेगा। 2023 का 1 अप्रैल जोड़ा जाएगा, इसके बाद में इसका कौन सा 2024 का 31 मार्च जोड़ा जाएगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को हमारा कौन सा चलता है, फाइनेंशियल ईयर चलता है। अब
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश किया। इसके बारे में बजट से रिलेटेड मैंने एक छोटा छोटा सा वीडियो बनाया था। तो क्या क्या होता है बजट के शब्द के मतलब बजट के बारे में सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें जो भी बेसिक जानकारी होगी बजट से संबंधित, क्या क्या प्रावधान है, कैसे लाया जाता है, क्या क्या अनुच्छेद हैं इसके, जितनी भी बेसिक जानकारी होगी उसका वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो उसको आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी। और साथ ही साथ में उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ में हम क्या करेंगे, ईपीएफओ वाले प्लेलिस्ट में भी ऐड कर देंगे उसको। चलिए आगे देखिए। 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने बजट 2023 पेश किया। अब वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। यहाँ पर मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया है कि सबसे पहली महिला बजट पेश करने वाली कौन है, जो कि पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं, तो वो कौन है? निर्मला सीतारमण। अगर क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाए कि सबसे पहली महिला वित्त मंत्री, सबसे पहली महिला बजट पेश करने वाली कौन है, तो प्रधानमंत्री हुई हैं इंदिरा गांधी। इन्होंने सबसे पहले बजट पेश किया था एक बार। इसके बाद में ऐसे 3 बार बजट पेश हुआ जो प्रधानमंत्री लोगों ने किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है और राजीव गांधी ने किया और इंदिरा गांधी ने किया है। तो इन लोगों ने बजट पेश किया है, वो मैंने डिटेल में आपको जानकारी दे दी है, उस वीडियो में आप जरूर देखिएगा। चलिए, यह अमृतकाल का पहला बजट है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप याद रखिएगा, अमृतकाल का पहला बजट। तो इसमें देखिए इसकी थीम क्या दी गई है, भारत एट द रेट ऑफ 100 यानी 2047 के 25 साल लंबे लीडअप को दर्शाने वाला शब्द है। यानी मतलब क्या दिया गया है, एट 75th से इंडिया एट 100, इंडिया एट 100। अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, हमारी चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7% रहने का अनुमान है। कितना है? जो भी हमारी चालू वर्ष 2023-24 है, इसकी वृद्धि कितनी है, आर्थिक वृद्धि कितनी रहने का अनुमान है? 7% रहने का अनुमान है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप देखिएगा, नोट करिएगा। इसके बाद में क्या देखिए, यह सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है, सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। और इस बजट में सप्तऋषि का प्रयोग किया गया है, यानी 7 क्षेत्र का प्रयोग किया गया है। अब वो 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनको आप देखिए। एक है समावेशी विकास, अंतिम छोर यानी अंतिम मील तक पहुंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, क्षमताओं को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। अब इसको याद कैसे करना है सर? तो इसको याद कैसे करना है, तो सबसे पहले याद करना है कि आप मान लीजिए आप कोई भी एक व्यक्ति हैं, आप अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि हम कैसे किसी चीज़ का विकास करें। अपनी फैक्ट्री का, यानी आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, तो अपनी फैक्ट्री का कैसे विकास करें। आप फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को कैसे हर जगह पर, यानी अंतिम से अंतिम दूरी तक पहुंचाएं। आप जैसे इंडिया की फैक्ट्री है, तो इंडिया के हर कोने में अंतिम मील तक, अंतिम छोर तक पहुंचाएं, तो ये आपका है। और आप अधिक से अधिक और कितना निवेश करें कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, विकास के बारे में सोचेंगे। फिर उससे विकास में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उस प्रोडक्ट से आप क्या करेंगे, आपको उन प्रोडक्ट को हर जगह पर पहुंचाना है। अब हर जगह को पहुंचाने के लिए आपको उन पर निवेश करना होगा। निवेश करने के लिए आपको क्षमता उजागर करनी होगी। मतलब क्या है, आपको क्षमता लानी चाहिए। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, आपको कैपेसिटी बढ़ानी होगी। काम कैपेसिटी का मतलब कि आपको काम करने वाले लोगों की कैपेसिटी बढ़ानी होगी। यहाँ पर मतलब एक याद करने की ट्रिक बता रहे हैं हमको, इसको समझाने की आपको एक कोशिश करा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, जिससे आपको याद रहे कि ये हमारे 7 सेक्टर हैं जिन पर हमें ज़्यादा जोर देना है। तो क्षमता और उजागर करना चाहिए। इसके बाद में आपको ऐसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे आपके पर्यावरण में कोई नुकसान ना हो। आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपको पर्यावरण का नुकसान ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा युवा शक्ति, यानी सभी को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में आपके पास इनकम आएगी। तो ये कि एक कहानी के तौर पे मैंने याद कराने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक कहानी के तौर पे मैंने याद दिलाया कराया। तो कैसे याद करना है, याद करना है कि समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हमें कोई चीज़ का सबसे पहले समावेशी सभी का विकास करना चाहिए, सभी के साथ में विकास करना चाहिए, साथ में सबका विकास करना चाहिए। और उस विकास में अंतिम छोर तक पहुंचना है और उसमें निवेश करना है और उसकी क्षमता को उजागर करना है, हरित विकास करना है, मतलब हमारी पर्यावरण को नुकसान ना हो, युवा शक्ति को रोजगार मिले और हमारे पास वित्त है यानी धन है, वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो ये 7 क्षेत्र के बारे में बात की गई है। अगर हम हाईलाइट की बात करें तो बजट की हाईलाइट क्या क्या है, बजट की हाईलाइट है पूंजीगत व्यय में वृद्धि। तो पूंजीगत व्यय में वृद्धि कैसे हुई, तो हाल ही के बजट में कैपेक्स को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, कितना बढ़ाया गया, कैपेक्स को 10 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया है। कैपेक्स को बढ़ा दिया गया, कितना कर दिया गया, 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। और यह बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की निरंतर मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये यहाँ कोई इतना खास नहीं, बस स्टेटमेंट
में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टेटमेंट के तौर पर आपको इतना याद रखना होगा कि जो कैपेक्स बढ़ाया गया है उसका रीजन क्या है, तो यह बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। क्या करेगा, बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। और जो भी सरकार है, सरकार की निरंतर मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाएगा, सरकार को मजबूत बनाने में बहुत ही सहायता देगा। तो ये चीज़ बताई गई है इसमें। इसके बाद में पूंजीगत व्यय के बारे में बात करें तो देखिए पूंजीगत व्यय ये क्या होता है, पूंजीगत व्यय ही ये क्या होता है, कैपेक्स होता है, यानी मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय ही क्या होता है, कैपेक्स होता है। जो कैपेक्स होता है, तो कैपेक्स कितना बढ़ा है, 10 लाख करोड़ बढ़ा है। कितना बढ़ा, 10 लाख करोड़ बढ़ा है। और यह किसको करेगा, तो यह जो सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाएगा। इसके बाद में आपको समझना होगा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, पूंजी क्या होता है, तो कैपिटल जो कि धन के बराबर नहीं है, यह धन के बराबर में नहीं है। तो ये धन क्या होता है, ये आपकी संपत्ति होती है, जैसे बंगले हुए, गाड़ी हुए, या फिर और भी बहुत सी चीज़ें। ये जो आपकी संपत्ति है वो क्या है, धन है। लेकिन कैपिटल क्या होता है, धन का वह हिस्सा होता है जो किसी उत्पादन कार्य में संलग्न है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बंगले हैं, 4 गाड़ी हैं, या फिर आपके पास बहुत सारे घर हैं, मान लीजिए 4 घर हैं और 6-7 गाड़ी हैं। तो 4 घर में आपका क्या कर दिया, इन 4 घर को आपने पीजी बना दिया, किराए पर दे दिया। तो ये क्या है, ये आपकी कैपिटल हो गई। 4 गाड़ी को आपने ओला उबर में दे दिया, 5 गाड़ी को या 6 गाड़ी जितनी भी गाड़ी हैं इनको ओला उबर में दे दिया। तो इनसे जो धन प्राप्त होगा ये क्या होगा, कैपिटल होगा, कि इनसे आपको निरंतर प्राप्त होता रहेगा, धन प्राप्त होता रहेगा। तो ये क्या है, ये कैपिटल है। पूंजी क्या है, तो पूंजी और धन में क्या अंतर होता है, पूंजी और धन में इतना ही अंतर होता है, जो आपके पास आपकी संपत्ति है उस संपत्ति से अगर कोई भी धन निकल के आ रहा है तो वो आपका कैपिटल हो जाएगा। क्योंकि कैपिटल और धन इक्वल नहीं है। पूंजी क्या है, पूंजी और आपके धन इक्वल नहीं है, पूंजी और धन इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, धन जो आपकी संपत्ति होगी, जैसे आपके 2 बंगले हो गए, 4 बंगले हो गए, या 4 गाड़ी हो गई, तो ये आपके क्या है, धन हो गए। लेकिन इनको आपने कैपिटल पूंजी के तौर पे यूज किया और इनसे रुपए कमाए। बंगले को आपने किराए पर दे दिया, 4 गाड़ी को आपने ओला उबर में दे दिया किराए पर, उससे आपको धन प्राप्त हो रहा है। तो इससे क्या है, ये आपकी कैपिटल हो गई। इन पे आपको इनसे उत्पादन का कार्य हो रहा है। जो क्या मतलब है, सीधा सीधा मतलब निकल के आ रहा है कि अगर उत्पादन के कार्य में कोई चीज सम्मिलित है तो उसका मतलब क्या है, वो कैपिटल है। तो इतना याद रखना होगा कैपिटल। हालांकि मैंने इकोनॉमी के लेक्चर में सारी चीजें क्लियर से बहुत ही अच्छे तरीके से बताई हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द आया तो इसलिए मैंने इसको भी डिफाइन कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रभावी पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि दिख रही है। प्रभावी पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि दिख रही है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यह पूंजीगत व्यय और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान की राशि संदर्भित करता है। अनुदान को आमतौर पर राजस्व व्यय हिस्से के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि ये सब ऐसे ये पढ़ने वाला, तो आप पढ़ लीजिए इसको। ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में 2 लाख से अधिक का आवंटन किया गया है। किसमें किया गया, रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय में 2 लाख से अधिक का आवंटन किया गया है। इसके बाद में सरकार ने 2 लाख करोड़ होगा, सरकार ने राज्यों के लिए 50 साल की ब्याज मुक्त ऋण अवधि का 1 साल बढ़ा दी है। अब क्या कर दिया सरकार ने, राज्य सरकारों के लिए क्या कर दिया गया कि 50 साल की ब्याज मुक्त ऋण को की जो अवधि है वो 1 साल बढ़ा दी है। अब ये अगली साल से लिया जाएगा। चलिए 1 साल इसमें बढ़ा, मतलब 1 साल की बढ़ोतरी कर दी है। अगर हम वित्तीय क्षेत्र की बात करें तो वित्तीय क्षेत्रों में राज्यों के लिए जीडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की अनुमति बताई जा रही है। और 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना रहा था, 6.4%। और 2023-24 में कितना रहा है, 5.9%। ये केंद्र सरकार की बात हो रही है। और 25-26 में कितना अनुमान लगाया गया है, टारगेट कितना रखा गया है, 4.5% टारगेट रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको याद रखने होंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्यों के लिए जीडीपी का कितना 3.5% राजकोषीय घाटे की अनुमति दी गई है। और इसके बाद में 2022-23 का राजकोषीय घाटा देखिए राज्यों के लिए कितना है, 3.5 है। लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात करें तो 2022-23 में 6.4 हो गया, और 23-24 में 5.9 हो गया, और 25-26 में अनुमान यहाँ टारगेट किया गया है वो किया गया है 4.5 है। इसके बाद में अगर हम बात करें बजट एस्टीमेट की बात करें, तो बजट आकलन की बात करें तो कुल प्राप्ति यानी टोटल रिसिप्ट कितना हुआ, जो ऋण के अलावा छोड़ के 27.2 लाख करोड़ रुपए के हुआ है। कितना ऋण को छोड़ दिया गया है, यहाँ पर जो भी ऋण लिया गया, लोन लिया गया, उधार लिया गया, उसको छोड़ दिया गया है। तो इससे टोटल प्राप्ति कितनी हुई है, कुल प्राप्ति कितनी हुई, रिसिप्ट कितना आया है, तो रिसिप्ट आया है धन का 27.2 लाख करोड़ रुपए आया है। इसके बाद में टोटल एक्सपेंडिचर व्यय कितना है, 45 लाख करोड़ है। और नेट टैक्स कितना है, टैक्स कितना आया है, 23.3 लाख करोड़ रुपए टैक्स से आया है।
अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो कितना कितना प्रेडिक्शन लिया गया है, तो राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9% जो कि 2023-24 में, और लास्ट ईयर यानी मतलब 2022-23 में कितना था, 4.1% था। प्राथमिक घाटा कितना है, 2.3% जीडीपी का, और लास्ट ईयर 6.4 था। प्रभावी राजस्व घाटा 1.7 है और लास्ट ईयर 2.9 था। राजकोषीय घाटा 5.9 है जो कि लास्ट ईयर 6.4 है। ये प्रेडिक्शन किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है कि जीडीपी का कितने % राजस्व घाटा 2023-24 में अनुमानित किया गया है, तो 2.9%। प्राथमिक घाटा कितना किया गया, 2.3%। प्रभावी घाटा कितना किया गया, 1.7, और राजकोषीय घाटा कितना किया है, 5.9%। ऐसे पिछली बार भी यहाँ पर कोई ना कोई अनुमान लगाया गया होगा, लेकिन अनुमान के हिसाब से जो आगे आया है या फिर जो भी हुआ है वो हम इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं। तो ये लास्ट ईयर का जो भी डाटा हम निकालते हैं वो हम इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं। इसको हम डिटेल से इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने ये चीज़ जो लिखी है ये मैंने आपको इकोनॉमी के लेक्चर में बताई थी कि जो रिवेन्यू डेफिसिट होता है वो क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट। राजस्व घाटा कहाँ से आता है, राजस्व घाटा आता है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय से और राजस्व आय से। यहाँ से राजस्व घाटा निकल के आता है। कोई भी घाटा कब निकल के आता है, आपकी जब इनकम है और आपके व्यय, इनकम और व्यय से जो भी मतलब अगर आपका एक्सपेंडिचर मतलब व्यय ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, तो इनको घटा देंगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये तो घाटा निकल के आएगा, डेफिसिट निकल के आएगा। तो इसी हिसाब से राजस्व घाटा पूछा गया है। तो राजस्व का जो भी व्यय है और राजस्व की जो भी आय है तो इसको घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, राजस्व घाटा निकल के आ जाता है। ये चीज़ देख लीजिए। इफेक्टिव क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, तो आरडी से मतलब जो रेवेन्यू डेफिसिट से है, राजस्व घाटे से आपको राज्यों के अनुदानों को हटाना पड़ेगा। जो भी आप राज्य को अनुदान देते हैं उनको हटाना पड़ेगा, तब आपका निकल के आएगा, आरडी निकल के आएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर ये जो आप पढ़ लीजिएगा केवल एक बार। राजकोषीय घाटे में बाजार उधार जिसमें सरकारी प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल, यानी टी बिल का मतलब होता है ट्रेजरी बिल, शामिल हैं, प्रमुख भाग का गठन करती है। भारत में आंतरिक ऋण बाहरी ऋण की तुलना में कहीं अधिक है। आंतरिक ऋण है वो बाहरी बिल की ऋण की तुलना में कहीं अधिक है, जो बेहतर ऋण की स्थिति को संकेत देता है। कैसा, हमें बाहर से ज़्यादा ऋण नहीं लेना पड़ता, अंदर से ही ऋण से काम चल जाता है। तो ये काफ़ी सही है, ये बेहतर स्थिति को संकेत देता है। बाहरी ऋण क्या करता है, बाहरी ऋण उच्च राशि का भुगतान संकट के संतुलन के साथ साथ विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए के मूल्य के ह्रास का कारण बन सकता है। अगर हम जितना बाहर से, मान लीजिए अमेरिका से ऋण ले लिया, आईएमएफ से ले लिया, विश्व बैंक से ले लिया, कहीं बाहर से ऋण ले लिया, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये सब अपनी जो मुद्रा है, मुद्रा का ह्रास होगा, डिवैल्यूएशन होगा, इसका अवमूल्यन हो जाएगा, मुद्रा की जो मुद्रा है वो गिर जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो बाहरी ऋण बहुत कम लिया जाता है। तो बाहरी ऋण उच्च राशि पर क्या होता है, भुगतान संकट के संतुलन के साथ साथ विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए के ह्रास के कारण बन सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें घाटे का वित्तकरण, घाटे का वित्तकरण देखिए, तो ऋण बाजार है, जो बाजार ऋण है इसमें निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। बाजार ऋण है इसमें निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। जैसे कैसे, सरकारी प्रतिभूतियां से, ट्रेजरी बिल से, तो इनमें निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। घाटे का वित्तकरण इसीलिए होता है सोर्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये कहाँ से लिया गया है, तो ऋण बाजार से लिया गया है, बाजार ऋण से लिया गया है। अब रुपया आता कहाँ से है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ऋण है, और जीएसटी सरकार की आय का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। रुपया कहाँ से आता है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा जो स्रोत है, सोर्स है कि रुपये कहाँ से आना चाहिए, तो उसका स्रोत है ऋण। और जीएसटी जो एक टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह आय का, इनकम का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे पहला कहाँ है, ऋण है, और ये दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है अगर देखा जाए तो। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और करेंगे। अगर हम टैक्स के मामले में बात करें तो सबसे पहले जीएसटी से सबसे ज़्यादा टैक्स आता है, इसके बाद में इनकम टैक्स से आता है, फिर कारपोरेट टैक्स में। कुछ समय पहले की बात क्या हुआ करती थी, कारपोरेट टैक्स से सबसे ज़्यादा टैक्स आता था, लेकिन अब यह तीसरे नंबर पर आ गया है और जीएसटी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर क्या है, इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स और कारपोरेट टैक्स लगभग बराबर है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर काउंटिंग की जाएगी तो वो इनकम टैक्स की जाएगी। इनकम टैक्स से दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है। सबसे नंबर 1 पर कौन है, जीएसटी है। और अगर नंबर 3 की बात की जाए तो कारपोरेट टैक्स यानी निगम टैक्स है। निगम टैक्स सबसे पहले
अगर पहले जीएसटी से पहले की बात करें तो निगम टैक्स सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करता था, मतलब सबसे ज़्यादा वसूली यहीं से होती थी निगम टैक्स से। अगर हम बात करें क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ऋण है। ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राजस्व का सबसे बड़ा, रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ऋण है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा आय का स्रोत कौन सा है, तो सबसे बड़ा आय का स्रोत कौन सा है, जीएसटी है। इनकम का, सॉरी, जो टैक्स के मामले में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है आय का, वो है जीएसटी। जीएसटी सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है जीएसटी के माध्यम से। इसके बाद में अगला देखिए, अब रुपए कहाँ से आता है, मान लीजिए 100 रुपए हैं आपके पास, ये कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो 34 रुपये लगभग आ जाएगा, 34% उधार से आ रहा है, 17% जीएसटी से आ रहा है, 15% लगभग आ रहा है इनकम टैक्स से, 15% का आ रहा है कारपोरेट टैक्स से। इसके बाद में केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आ रहा है, सीबीडीटी से आ रहा है 7%, 4% आ रहा है सीमा शुल्क से। अब सीमा शुल्क, इसके बाद 6% कहाँ से आ रहा है, नॉन टैक्स रिसिप्ट से आ रहा है। अब कैपिटल बची हुई 2%, तो ये इधर उधर से कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, परसेंटेज में याद रखना होगा। प्राप्तियों का लगभग 60% करों से आता है। प्राप्त जितनी भी प्राप्तियां होती हैं, मतलब रिसिप्ट होता है, उसका 60% कहाँ से आता है, कर से आता है, टैक्स से आता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों का कमोवेश समान योगदान है, लगभग समान ही दोनों का योगदान है, और उधार अन्य देनदारियों रसीद के योगदान के लिए 1/3 हिस्सा बनाती हैं। सरकार की प्राप्तियों के रुझान में पर्याप्त वृद्धि को संकेत मिलता है। करों से निवल प्राप्तियों में लगातार वृद्धि देखी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ज़्यादा ध्यान में मत दीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। अब रुपए जाता कहाँ कहाँ से, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है, रुपए जाता कहाँ कहाँ से है। तो सरकार की सबसे व्यय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ब्याज भुगतान। अब जब सबसे ज़्यादा ऋण ले रहा है तो सबसे ज़्यादा ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना, तो नंबर 1 पे क्या है, ऋण ले रहा है तो ऋण देना भी, ब्याज देना भी पड़ेगा। तो सबसे बड़ा व्यय का स्रोत क्या है, ब्याज भुगतान ही सबसे बड़ा स्रोत है। और करों में राज्य का हिस्सा दूसरा सबसे बड़ा व्यय है, राज्य का हिस्सा ही दूसरा सबसे बड़ा है। अब मान लीजिए टैक्स तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन टैक्स जिस जिस स्टेट से ले रही है उसको भी तो हिस्सा देना पड़ेगा, तो उसको हिस्सा देना ही सबसे बड़ा दूसरा स्रोत है, मतलब व्यय का दूसरा सबसे बड़ा साधन है कि टैक्स है उसमें राज्य को भी हिस्सा देना पड़ेगा, तो ये दूसरा सबसे बड़ा व्यय का साधन बन जाता है। यहां से देख लीजिए, ये जो मैंने कुछ एक चार्ट बनाया है, तो इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में मैंने बताया कि कहाँ से कितना कितना कर दिया जाता है, मतलब व्यय किया जाता है, खर्च कहाँ किया जाता है। तो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम में 17% किया जाता है। करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है, 18% है। इसके बाद में ब्याज भुगतान कितना है, देखिए ब्याज भुगतान सबसे ज़्यादा 20% होता है ब्याज भुगतान। इसके बाद करों में राज्यों की हिस्सेदारी। इसके बाद में देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो स्कीम लाई जाती है उनमें 17% लगभग। इसके बाद में 4% पेंशन में खर्च किया जाता है, 8% में अन्य खर्चे भी किए जाते हैं, 9% में क्या किया जाता है, सेंट्रल के लिए जो सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनके द्वारा किया जाता है, 8% डिफेंस में कर दिया जाता है। इसके बाद में 7% सब्सिडी में कर दिया जाता है, जो अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। आपने सुना होगा कि पहले कुछ समय पहले गैस में जो आप सिलेंडर लेते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी मिलती है, तो इस तरीके से सब्सिडी दी जाती है। 9% किस में कर दिया जाता है, 9% वित्त आयोग और अन्य वितरण में भी कर दिया जाता है। तो ये सभी आप इनको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं 7 क्षेत्र। तो 7 क्षेत्र कौन कौन से थे उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, 7 क्षेत्रों के बारे में डिटेल से जानेंगे कि उनमें क्या क्या विकास होना चाहिए। तो सप्तऋषि में सबसे नंबर 1 पर क्या आता है, समावेशी विकास। तो समावेशी विकास के बारे में देखते हैं। तो समावेशी विकास के बारे में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो इसमें हम क्या आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको बताना नोट करना होगा। 1 नंबर पर क्या है, कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, तो ये 1 नंबर। इसके बाद में कृषि त्वरक निधि, ये दूसरे नंबर पर, इसको आप नोट करिए। इसके बाद में 3rd नंबर पर आपको क्या करना होगा, 3rd नंबर पर करना होगा नोट आपको, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम है, ये करना होगा। इसके बाद में कदन्न के लिए ग्लोबल हब, श्री अन्ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, श्री अन्ना। इसके बाद में सहकारिता और स्वास्थ्य, सहकारिता और स्वास्थ्य, सहकारिता हो गया और स्वास्थ्य हो गया। स्वास्थ्य में देखिए सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ये देखना होगा। इसके बाद में आपको देखना होगा बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। और इसके बाद में आपको क्या देखना होगा, इसके बाद में शिक्षा में के मामले में आपको देखना होगा, शिक्षा के बाद में प्रायोरिटी 2 आ जाएगी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना ही होगा, ये आपको याद रखने होगा। कुछ ये फैक्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है जो ऊपर ऊपर का फैक्ट है, इसको आपको देखना होगा। इसमें अगर हम बात करें तो कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की बात करें तो इसमें क्या है, ई नाम पोर्टल है, इसको आप याद रखना होगा। तो कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को एक ओपन सोर्स, ओपन स्टैंड और इंटर ऑपरेटेबल पब्लिक गुड के रूप में बनाया जाएगा।
पब्लिक गुड के रूप में बनाया जाएगा। यह प्रासंगिक सूचना सेवाओं के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान सक्षम करेगा। तो किसके तौर पर किया जाएगा? ई नाम पोर्टल के तहत किया जाएगा। कृषि त्वरक निधि की बात करें तो इसमें देखिए क्या हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। फंड का उद्देश्य देखिए क्या किया जाए, कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। फंड का उद्देश्य किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए अभिनव और किफ़ायती समाधान लाना होगा। अभिनव और किफ़ायती समाधान, और यह कृषि पद्धतियों के बदलने, उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों को भी लाया जाएगा। इसी के तहत कृषि के तहत क्या लाया जाएगा, ये सब चीज़ें लाई जाएंगी, तो इसको याद रखना होगा आपको। इसके बाद में अगला है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है ये कार्यक्रम, आपको याद रखना होगा। उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम शुरू कर रहा है। और यह आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसमें 2200 करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा, आउटफ्लो किया जाएगा। ये 2200 करोड़ रुपए का किया जाएगा, तो इसको आपको याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट है 2200 करोड़। कौन सा कार्यक्रम है? आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। किसके लिए? बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जाएगा। आगे देखते हैं, कदन्न के लिए ग्लोबल हब। कदन्न के लिए ग्लोबल हब। कदन्न का मतलब क्या होता है? मिलेट्स यानी मतलब मोटा अनाज। श्री अन्ना मोटा अनाज किसे कहा गया? चलिए आगे देखते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो देखिए, भारत दुनिया में श्री अन्ना कदन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्री अन्ना के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? हैदराबाद में है। हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधानों और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। सहकारिता की बात करें तो सहकारी समितियों को देशव्यापी मैपिंग के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। सरकार बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना लागू करेगी। स्वास्थ्य में देखें तो स्वास्थ्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन चलाया गया है। तो इसके तहत क्या, सिकल सेल एनीमिया, इसमें आयरन की कमी से ये रोग होता है। और इसमें क्या होता है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनका डिसऑर्डर हो जाता है, इधर उधर हो जाती है, मतलब इनमें डिसऑर्डर आ जाता है। तो आरबीसी से संबंधित ये रोग है। किससे संबंधित है? आरबीसी से है। तो ये आप अपने आप से इसको खुद पढ़िएगा एक बार, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में पढ़िएगा। तो सिकल सेल एनीमिया जो क्या है, किसके वजह से होता है, तो इसके बारे में आपको एक बार देखना होगा। अगर हम सिकल सेल एनीमिया इस डिसऑर्डर की बात करें तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आरबीसी की वजह से होता है, आरबीसी में होता है। और यह आरबीसी में होता है। अब क्यों होता है? आरबीसी का इधर उधर टूट जाना, मिस हैपन होने जाना, इधर उधर विघटन हो जाना, बिखर जाना, आरबीसी में कमी आ जाना, तो उसमें होता है। और ये टाइप इसका क्या होता है? टाइप एक एनीमिया होता है, एक क्राइसिस होता है। एनीमिया में क्या होता है कि जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एनीमिया जो होता है वो आपका जब हीमोग्लोबिन इधर उधर से कम होता है, ज़्यादा होता है, एबनॉर्मल होता है, मतलब कभी कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम होना, तो ये हीमोग्लोबिन में हो जाता है एनीमिया। और अगर क्राइसिस की बात करें तो सिकल सेल क्राइसिस कब होता है? जब ये इसमें आपका जो ऑर्गेन है वो डैमेज हो जाते हैं, जो भी आपके अंग हैं वो डैमेज हो जाते हैं। क्राइसिस में क्या होता है? अंग डैमेज हो जाते हैं। और एनीमिया में आपका हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया कहाँ पर होता है? आपको इतना याद रखना होगा, आरबीसी का रोग है ये। और इसके बाद में यह आयरन की कमी से होता है। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की गई है। और कब तक की गई? 2047 तक खत्म करने की शुरुआत की गई सिकल सेल एनीमिया मिशन। और इसके बाद में है जागरूकता निर्माण, प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0 से 40 वर्ष की आयु के करोड़ों लोगों की सार्वभौमिक स्क्रीनिंग और केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इसके बाद में बच्चों के और किशोर के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का भी प्रयोग किया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके बाद में आप देखिए शिक्षा में क्या क्या विकास किए गए। शिक्षा में विकास किए गए हैं। सबसे पहले तो केंद्र सरकार क्या करेगी, 38,800 टीचर को रिक्रूट करेगी। और किसके लिए? सपोर्ट स्टाफ, टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ। और 740 स्कूल, जो कि 740 स्कूल में बनाए जाएंगे। इसके बाद में
3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स इनको योगदान मतलब इनको पढ़ाया जाएगा। इनके लिए इतने लोगों के लिए 38,800 टीचर और सपोर्ट स्टाफ का वो करा मतलब केंद्र सरकार 38,800 टीचर और सपोर्ट स्टाफ का वैकेंसी लाएगी, रिक्रूटमेंट करेगी और 740 स्कूल्स में ये सभी लोग सर्व करेंगे और इन्हीं 740 स्कूल में 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, इनमें शिक्षा दी जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है शिक्षा के तौर पर। अगर हम प्रायोरिटी 2 की बात करें तो अंतिम छोर तक पहुंचना, मैंने पहले क्या बताया था, समावेशी विकास का। अगर हम किसी चीज़ को करेंगे सबसे पहले समावेशी विकास करेंगे, फिर उसके बाद हम सोचेंगे अंतिम छोर तक पहुँचे, हम अपने प्रोडक्ट को अंतिम छोर तक पहुँचाएँ। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके बाद प्रायोरिटी 2 को देखते हैं क्या है। प्रायोरिटी 2 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एवं एंड ब्लॉक्स प्रोग्राम। तो ब्लॉक्स प्रोग्राम इसके बारे में देखते हैं क्या है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता के आधार पर सरकार ने हाल ही में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स लॉन्च किया है। अब सफल क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सफल हुआ है, इसके बाद में अब ब्लॉक प्रोग्राम चालू कर दिया गया है, जिसमें कई डोमेन में आवश्यक सरकारी सेवाओं की संतृप्ति के लिए 500 ब्लॉक शामिल किए गए हैं। कितने किए गए हैं, 500 से अधिक ब्लॉक शामिल किए गए हैं। इसके बाद में अगर हम बैकवर्ड की बात करें तो बेटर 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, विजयनगरम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसके बाद में राज ये कौन सा है, राजनंदगुन ये छत्तीसगढ़ का है, उस्मानाबाद ये कहाँ का, महाराष्ट्र का है, और इसके बाद में कुडप्पा है आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद में क्या है, ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में, रामानाथपुरम। इसके बाद में सारस्वती की बात करें तो यूपी में पड़ता है, और सबसे लास्ट में कौन सा, मेवट है जो कि हरियाणा का पड़ता है, आसिफाबाद ये तेलंगाना का है, और सिंगरौली ये मध्य प्रदेश का है, और किफरी ये नागालैंड का है, और सारस्वती यूपी का है। ये 5 बॉटम है, ये बॉटम सबसे नीचे 5 हैं, और उसमें अगर सबसे नीचे की बात करें तो हरियाणा का है, मेवट ये सबसे नीचे है। और इसी में की बात करें तो टॉप 10 में अगर बॉटम 10 की बात करें तो यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, सारस्वती, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। अब प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के बारे में बात करें तो विशेषज्ञ रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए ये किया गया है, पर्टिकुलर वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी का फुल फॉर्म है ये, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। अगर प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की बात की जाए तो सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए पीएम पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है, और यह परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं में परिपूर्ण करेगा। साथ ही में इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत लागू किया जाएगा, और इसमें 75 जो भी नंबर दिए गए हैं पीवीटीजी के, जो बस्तियां दी गई हैं, तो उसमें 17 स्टेट शामिल हैं, एक यूनियन टेरिटरी शामिल है, एक यूनियन टेरिटरी और 17 स्टेट शामिल हैं। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7905407400 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कांटेक्ट करने से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो इसकी पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपके रिवीजन में आसानी होगी। तो ये सभी राज्य की जनजातियाँ, तो आप इनको देख लीजिएगा एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको करंट अफेयर्स की दृष्टि से नहीं, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कभी कभी पूछ ली जाती है। अब हम प्रायोरिटी 2 में ही चल रहे हैं अभी तक। तो प्रायोरिटी 2 में क्या है, ऊपरी भद्रा परियोजना, ये कावेरी नदी पर है ऊपरी भद्रा परियोजना। ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पीने के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना केंद्रीय सहायता के द्वारा की जाएगी। 5300 करोड़ रुपए की इसमें धनराशि दी गई। कावेरी नदी के ऊपर है, कौन सी परियोजना, ऊपरी भद्रा परियोजना। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। इतनी चीज़ें याद करने की, कौन सी है, ऊपरी भद्रा परियोजना किस नदी पर, कावेरी। और प्रायोरिटी 2 यानी अंतिम छोर तक पहुँचना के लिए ये एक उसके अंतर्गत आती है। और कर्नाटक में सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने के लिए ये की जाएगी। कहाँ पर है, कर्नाटक, और कौन सी नदी पर, कावेरी में। पीएम आवास योजना की बात करें तो इसके परिव्यय में 66% की वृद्धि की जा रही है। पीएम आवास योजना में 66% की वृद्धि की जा रही है। शिलालेखों का भारत साझा भंडार, भारत श्री जिसे कहा गया है, तो पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों को डिजिटलीकरण के साथ में डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम में भारत को शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन स्थापित किया जाएगा। ये स्थापित किया जाएगा भारत श्री के तहत। भारत श्री के तहत क्या किया जाएगा, पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों को किया जाएगा, किसके तहत, भारत श्री के तहत।
यहीं पर प्रायोरिटी 3 की बात करें, अवसंरचना और निवेश। पहली प्रायोरिटी मैंने कौन सी पढ़ी, समावेशी विकास। दूसरी प्रायोरिटी कौन सी पढ़ी, कमेंट बताइए जल्दी से, अंतिम छोर तक पहुंचना। तीसरी प्रायोरिटी कौन सी पढ़ी, अवसंरचना और निवेश। इसके बाद में हमारी 4 प्रायोरिटी और रह गई, उनको हम और पढ़ेंगे। शहरी अवसंरचना विकास निधि के बारे में बात करें तो इसके बारे में देखिए ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष यानी RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की तरह एक शहरी अवसंरचना विकास कोष यानी अर्बन आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार की कमी के माध्यम से की जाएगी। अब जो RIDF है इसको कौन देखता है, नबार्ड देखता है। UIDF को नेशनल हाउसिंग बैंक देखेगा। अब इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा किया जाएगा। और साथ ही साथ में Tier 2 और Tier 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे तैयार करने के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। राज्यों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के साथ साथ मौजूदा योजनाओं संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि UIDF तक पहुंच बनाने उपयुक्त उपयोगकर्ता शुल्क को अपनाया जा सके। शहरी स्वच्छता की बात करें तो मैन होल, मशीन होल, मोड संक्रमण के लिए सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंक और सीवरों की 100% यांत्रिकी सफाई के लिए सक्षम किया जाएगा। और ये सबसे पहले कहाँ पर लॉन्च की है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए शहरी स्वच्छता के लेकर सेप्टिक टैंक और सीवरों की 100% यांत्रिक सफाई सबसे पहले कहाँ पर लॉन्च की गई है, तो सबसे पहले आगरा में लॉन्च की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निजी निवेश के अवसर को बढ़ावा देने के लिए क्या बात की गई, तो बात की गई नव स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल, सचिवालय, रेलवे, सड़की, शहरों और बुनियादी ढांचे और बिजली सहित बुनियादी ढांचे में अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों को सहायता करेगा जो मुख्य रूप से सार्वजनिक संसाधनों पर निर्भर करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में प्रायोरिटी 4 की बात करते हैं, क्षमता को उजागर करना। प्रायोरिटी नंबर 1 क्या थी, कमेंट बताएं। प्रायोरिटी नंबर 2 क्या थी, कमेंट बताएं। प्रायोरिटी नंबर 3 क्या थी, कमेंट बताएं। और प्रायोरिटी नंबर 4 क्या है, क्षमता को उजागर करना। तो प्रायोरिटी नंबर 1 क्या थी मेरे प्यारे भाई, जल्दी से कमेंट बताएं, आप लोग छापते हैं क्योंकि मैं अभी तक इसको रिवीजन करते हुए लेकर आ रहा हूं, तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब एक बार याद, अगर मैं जैसे ही पूछूं प्रायोरिटी नंबर 1 क्या थी तो तुरंत आपको याद होना चाहिए कि समावेशी विकास के बारे में सर बात कर रहे हैं। प्रायोरिटी नंबर 2 की बात क्या थी, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि आपको अंतिम छोर तक पहुंचना है। इसके बाद प्रायोरिटी नंबर 3 क्या थी, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, अवसंरचना और निवेश की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। प्रायोरिटी नंबर 4 क्या थी, तो क्षमता को उजागर करना। क्षमता को उजागर करना क्या है, प्रायोरिटी नंबर 4 है। प्रायोरिटी नंबर 5 क्या है, प्रायोरिटी नंबर 6 क्या है, प्रायोरिटी नंबर 7 क्या है, कमेंट में छाप डालिए सभी लोग क्या क्या है ये। इसके बाद में प्रायोरिटी नंबर 4 में देखिए क्षमता को उजागर करना, तो क्षमता को उजागर करना विश्वास आधारित सरकार, गुड गवर्नेंस के तौर पर इसको प्रयोग किया गया है। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस भी कहा जा सकता है। तो 39,000 अनिवार्य नियमों को 34,000 अनिवार्य नियम तक घटा दिया गया है। और 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधनों को जन विश्वास विधेयक लाया जाएगा। कौन सा विधेयक लाया जाएगा इसके तहत, जन विश्वास विधेयक लाया गया है। तो इसमें कई 39,000 अनिवार्य नियम थे। कितने नियम थे, 39,000 नियम थे। देखिए अब कितने कर दिए गए, 3400 मात्र कर दिए गए हैं। 39,000 की जगह कितने कर दिए गए, 3400 कर दिए गए। ये एक इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है, बहुत नियम थे, अब कम करके 3400 ही कर दिया गया। अब इतने नियमों का ही पालन करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन किया गया, जिसके तहत क्या लाया गया, जन विश्वास विधेयक लाया गया। एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट में फंस सकता है कि जन विश्वास विधेयक में कितने अनिवार्य नियम थे, 39,000, और अब कितने रह गए हैं, 3400। कैसे भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से यूपीएससी का ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, तो उस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है वो स्टेटमेंट देकर। तो आपको स्टेटमेंट याद होने चाहिए, तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ से आप स्टेटमेंट याद करिए। इसके बाद में अगर हम 5वीं प्रायोरिटी की बात करें, ग्रीन ग्रोथ, हरित विकास की बात करें, हरित विकास की बात करें तो हरित विकास में देखिए क्या है, भारत हरित औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए 2070 तक पंचामृत और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जीरो कार्बन एमिशन कब तक है, 2070 तक है। जीरो कार्बन एमिशन कब तक है, 2070 तक है। ये आप याद रखना होगा। इसके तहत देखिए क्या है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके, जो सस्टेनेबल एक्शन के द्वारा किया गया, सस्टेनेबल एक्शन के लिए है। और पीएम प्रणाम जो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजेशन के लिए है। इसके बाद में गोवर्धन स्कीम 500 जो भी आपके बेस्ट टू वेल्थ है, 500 बेस्ट टू वेल्थ, ये गोवर्धन स्कीम के लिए किया गया है। और इसके बाद में मिष्टी योजना, और कौन सी योजना है, अमृत धरोहर। अमृत धरोहर, ये सभी योजनाएं आपको याद करनी होगी, इनके बारे में पढ़ना होगा। थोड़ा थोड़ा सा बस पूछ लिया जाएगा, ग्रीन ग्रोथ के तहत कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई हैं।
इसके बाद में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो इसमें देखिए क्या है, तो 2030 तक 5 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का लक्ष्य है। कब तक है? 2030 तक। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या चीज़? तो यह हाल ही में शुरू किया गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में बदलने की सुविधा प्रदान करेगा, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करेगा और देश को उस उभरते हुए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार को नेतृत्व ग्रहण करने में मदद करेगा। इसके बाद में आप इसको टेबल को एक बार देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार इस टेबल को देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद में ऊर्जा भंडारण परियोजना को देखिएगा, तो ऊर्जा भंडारण अर्थव्यवस्था के सतत विकास के पथ पर ले जाने के लिए 4000 MWH की क्षमता वाली बैटरी, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, वायबिलिटी और गैप फंडिंग की सहायता से दी जाएगी। अक्षय ऊर्जा निकासी लद्दाख से 13 गीगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पारिश्रण प्रणाली का भी निर्माण किया जाएगा। अगर पीएम प्रणाम योजना की बात करें तो प्रोग्राम फॉर रजिस्ट्रेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियरेशन ऑफ मदर अर्थ, पृथ्वी माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम ये शुरुआत की गई है। इसका वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम प्रणाम की शुरुआत किया जाएगा, प्रणाम का शुरुआत किया जाएगा। अब हम गोवर्धन स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो गोवर्धन मतलब क्या होता है? गोवर्धन धन तो सिंपल सा रहेगा। गोबर का मतलब क्या है? जो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एर्गो रिसोर्सेस, इसका मतलब हो गया सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें शहरी क्षेत्रों के लिए संयंत्र और समुदाय क्लस्टर आधारित संयंत्र शामिल होंगे। इसके बाद में आने वाले समय में प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन करने वाले सभी संगठनों के लिए 5% सीबीजी अधिदेश पेश किया जाएगा। भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है। इसमें अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सुविधा प्रदान करेगी और इसके लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर वितरित माइक्रो उर्वरक और कीटनाशक निर्माणों का नेटवर्क का निर्माण करेंगे। इसके बाद हम मिष्टी योजना के बारे में जान लेते हैं। तो मिष्टी का फुल फॉर्म क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स टेंजिबल इनकम्स। वनीकरण में भारत की सफलता के आधार पर मनरेगा कैंप फंड और अन्य स्रोतों के बीच अभिसरण के माध्यम से जहां भी संभव हो समुद्र तट के किनारे और नमक की भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद में अमृत धरोहर के बारे में जान लेते हैं। तो अमृत धरोहर क्या है? अमृत धरोहर में देखिए बात की गई है, सरकार आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों के अनूठे मूल्यों को अमृत धरोहर के माध्यम से बढ़ावा देगी। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती? प्रोत्साहित किसको करेगा? जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण, पर्यटन के अवसरों और आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए लागू की जाएगी। आर्द्र भूमि का इसमें इष्टतम प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में जो हमारी छठी प्रायोरिटी है वो क्या है? युवा शक्ति है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 स्टार्ट हो गई है। ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखण पर बल दिया जाएगा और यह योजना 4.0 के लिए केंद्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मैक्ट्रोनिक्स, IoT और 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों पर भी कवर किया जाएगा। इसको क्या नाम लिखे? IoT का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर किस योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे? तो कौन सी योजना है? कौशल विकास मिशन 4.0। प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन 4.0 के तहत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना होगा। और इस योजना के तहत कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैक्ट्रोनिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी ऐड किया गया है।
इसके बाद में अगर हम एकता मॉल की बात करें, यूनिटी मॉल की बात करें, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जैसे बीकानेर में क्या है, भुजिया चलती है, ऐसे वन डिस्ट्रिक्ट वन के तहत जैसे हमारा जो जिला है कन्नौज, कन्नौज में क्या है, इत्र है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो राज्यों को अपने स्वयं के ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की GI उत्पादों को अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को प्रचार और बिक्री के लिए प्रदान करने के लिए अपनी राज्य की राजधानी या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र या वित्तीय राजधानी के एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अन्य सभी राज्यों को ऐसे स्थान उत्पादित किए जाएंगे। अगर वित्त क्षेत्र की बात करें तो प्रायोरिटी हमारी जो 7 नंबर है वित्त क्षेत्र, इसमें MSME मतलब माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी की योजना स्टार्ट की गई है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें सुधार किया गया है। इसमें सुधार जो पिछले साल की योजना है, इसमें सुधार क्या किया गया है, 1 अप्रैल 2023 से कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से प्रभावी होगा। कितने निवेश किया गया है, 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके बाद में राष्ट्रीय वित्त सूचना रजिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। केंद्रीय भंडारण के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्त सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी और यह ऋण के कुशल प्रभाव की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा और साथ ही साथ में वित्तीय स्थिरता को भी बढ़ावा देगा। एक नया विधायी ढांचा तैयार किया जाएगा क्रेडिट सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के तौर पर, और इसे RBI के परामर्श से तैयार किया जाएगा। किसके परामर्श से तैयार किया जाएगा, RBI के परामर्श पर तैयार किया जाएगा। इसके बाद में सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसमें कंपनी अधिनियम के तहत फील्ड कार्यालयों में दायर विभिन्न प्रपत्रों के लिए केंद्रीकृत संचालन के माध्यम से कंपनी को तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो बजट में हमारा इतना ही रहा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, तो आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। इकोनॉमिक सर्वे शुरुआत करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन संबंधित है हैंड रिटन नोट से। तो आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए हिंदी मीडियम में, हिंदी माध्यम में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, कंप्यूटर एंड सभी नोट्स के वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसे ये वीडियो मिल रहे हैं तो सभी के प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप इसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 7905407400। यहाँ पर आप केवल व्हाट्सएप करिएगा, कॉल को मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि कॉल ज़्यादा अगर आएंगी तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा, तो आपका रिस्पांस भी नहीं दे पाऊँगा। तो इसीलिए आप केवल और केवल व्हाट्सएप करिएगा और आपको व्हाट्सएप में बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा, जिससे आपको आसानी हो सके। ज़्यादा से जल्दी कोशिश की जाएगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई किया जाए। और अधिक जानकारी के लिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आकाश ग्लोबल स्टडीज़। तो इस चैनल पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और साथ ही साथ में हमारा एक नया ग्रुप बन रहा है जिसमें UPSC CSE 2024 की प्रिपरेशन जो भी साथी करना चाहते हैं, तो वो साथी हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए हमें व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स 2 से 3 महीने में NCERT कवर की जाएगी और 2 से 3 महीने में NCERT कवर करके आपको सारे हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, सारी सुविधाएं दी जाएंगी और साथ ही साथ में आपको गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, प्रैक्टिस MCQs भी कराए जाएंगे, डेली MCQs रहेगा एक, वो भी कराया जाएगा। तो इसके साथ में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। यहाँ से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण स्टार्ट करते हैं। क्या है इकोनॉमिक सर्वे, तो हम देखिए बात करते हैं। ज़िंदगी में 2 रास्ते होते हैं, ऐसे ही सरकार के भी 2 रास्ते हैं, एक बजट है रुपए के मामले में और एक इकोनॉमिक सर्वे है। बजट क्या है, यह आगे आने वाली वित्त वर्ष है उसका विवरण देता है, जैसे बजट 2023-24। और इकोनॉमिक सर्वे क्या है, आर्थिक समीक्षा क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, यह इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 यानी पिछले आने वाले के बारे में बात करता है, मतलब जो पिछले बीत चुका उसके बारे में बात करता है। अब यह 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो हमने क्या किया और हम आगे क्या करेंगे, मतलब पिछले आने वाले और साथ ही में उसके आगे आने वाले में जो लक्ष्यों के बारे में बात करता है। पार्ट 1 में किसके बारे में बात की जाती है, हमने क्या किया, गत वर्ष में हमने क्या किया और आगे आने वाला होने वाला है, तो सजेशन दिए जाते हैं इसमें क्या हम करेंगे। तो ये क्या आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आ जाता है। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है और यह आमतौर पर केंद्रीय बजट से 1 दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट से 1 दिन पहले संसद में पेश किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप नोट करिए। केंद्रीय बजट से 1 दिन पहले संसद में पेश किया जाता है और यह कोई रूल नहीं है, ना ही तो लीगल बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर कि 1 दिन पहले पेश किया ही जाना चाहिए, लेकिन किया जाता है 1 दिन पहले, ये याद रखिएगा स्टेटमेंट। और यहाँ पर ये भी चीज़ याद रखिए कि ये कोई रूल भी नहीं है और साथ में ना ही तो कोई लीगल बाइंडिंग है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विकास विभाग डीईए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसके प्रभाग, कौन सा प्रभाग? इकोनॉमिक प्रभाग यानी अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा यह तैयार किया जाता है। और यह पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की समीक्षा करता है और चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत करता है, पॉइंट ऑफ व्यू भी बताता है कि किस तरीके से क्या होना चाहिए। इसमें क्या क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, रोजगार और व्यापार पर डाटा शामिल होता है। और यह पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-1951 में प्रस्तुत किया गया। 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया गया था, लेकिन 1964 में इसे बजट से अलग कर दिया गया। 1964 से पहले क्या किया जाता था कि केंद्रीय बजट के साथ में ही इसे प्रयोग किया जाता था, पेश किया जाता था, लेकिन 1964 में पहली बार ऐसा हुआ कि इसे बजट से अलग पेश किया गया, अलग कर दिया गया, और 1964 के बाद अब तक इसे बजट में अलग, बजट से अलग करके अलग से ही पेश किया जाता है। अब यह न्यूज में क्यों है? तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ने इस बात पर प्रकाश डाला कि महामारी से भारत की आर्थिक रिकवरी पूरी हो गई है और आने वाले वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था के 6 से 6.8% तक बढ़ने की उम्मीद की है। जीडीपी का लक्ष्य कितना बताया आर्थिक सर्वेक्षण ने? तो 6 से 6.8% जीडीपी का लक्ष्य बताया है। ये एक इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद करिए। अब इसके बाद में हाउ वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी का स्टेट कैसा है, कैसी स्थिति है 2022-23 में, तो इसके बारे में देखते हैं। तो भारत में दुनिया दूसरे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की मेजबानी की, और जिसमें 2 अरब से अधिक खुराक शामिल थी। कितनी? 2 अरब से अधिक खुराकें शामिल थी, और दूसरे सबसे बड़े टीकाकरण की अभियान की मेजबानी भी भारत ने की। इसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार ने उन्हें ऋण आपूर्ति बढ़ाने में सक्षम बनाया, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के क्षेत्र के लिए तेजी से ऋण वृद्धि हुई। अब जो करेंट टाइम में चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं, देखिए इनके बारे में देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसी जिसमें रुपए की में गिरावट, यूएस फेड की ब्याज दरों। अब फेड क्या होता है? फेड होता है भारत पर प्रभाव। फेड मतलब ब्याज पर उच्च दर, इंटरेस्ट हाई। ब्याज पर क्या होता है? फेडरल बैंक जो होती है, फेडरल बैंक में मतलब इसमें क्या है कि ब्याज दरों पर उच्च दर हो रही है। जो भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? तो भारत पर इस पर प्रभाव पड़ रहा है कि जो विदेशी संस्थागत निवेश है वो कम हो रहा है। तो इस प्रकार से मतलब जो ब्याज दर उच्च होने की वजह से इसका प्रभाव क्या पड़ता था? जो विदेशी संस्थागत निवेश है वो कम आता था। अब इसमें क्या है कि फेड की ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना शामिल की गई है, और चालू खाता घाटा CAD भी बढ़ाना जारी रह सकता है, क्योंकि वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में ऊंची बनी हुई है। कमोडिटी की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो 2021-22 में $607 बिलियन था, और 2022-23 में $563 बिलियन हो गया है। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ की बात करें तो 2021-22 में 3.0 का था, और 2022-23 में 3.5 का है। इसके बाद में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो 10.3% की रही है ग्रोथ, और इसके बाद में 4.1 की 2022-23 में रहेगी। सर्विस की अगर बात करें तो सर्विस में 8.4% 2021-22 और 2022-23 में 9.1% अनुमानित की गई है, सजेशन किया गया है। इन्फ्लेशन की बात करें तो CPI के अनुसार, WPI के अनुसार 2021-22 में 2022-23 में देखिए तो WPI के अनुसार क्या है 12, और इसके बाद में 22-23 में 11.5 है, और CPI के अनुसार कितना है 5.5 और 6.8 कितना है 2022-23 में। अब CPI क्या होता है? तो CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और यह किसका काम करता है? तो यह मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का पता लगाता है कि कितनी इन्फ्लेशन हो रही, तो इन्फ्लेशन का पता लगाता है। अब इसके बाद में अब देखिए क्या है, इसके बारे में समझते हैं। अगर जो हमारा इंटरेस्ट हाई होगा, ब्याज उच्च दर होगा, विदेशी संस्थागत निवेश कितना है 6% है, और ब्याज और ज़्यादा कर देने पर कितना परसेंट हो जाएगा 8% हो जाएगा। तो 8% में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो कैश आउटफ्लो यानी नगद का बाहर प्रवाह हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट निवेश का बाहर प्रवाह हो जाएगा, और इन्वेस्टर निवेशक का बाहर प्रवाह, निवेशक भी नहीं आएंगे, इनका भी बाहर प्रवाह हो जाएगा, और हम लोग निवेश करने बाहर जा भी सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है।
इसके बाद में राजकोषीय घाटे की बात करें तो जीडीपी के कितने परसेंट पे रहा है, तो 21-22 में 6.7% राजकोषीय घाटा रहा है 2021-22 में। अब 22-23 में कितना कितना अनुमान लगाया गया है, 6.4% जीडीपी का 6.4% राजकोषीय घाटे का अनुमानित लगाया गया है। अब जीडीपी की अगर बात कर लें तो जीडीपी 2022-23 में 7% की रही है। इसके बाद में 23-24 में 6 से 6.8% की अनुमानित की गई है। इसके बाद में परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ की बात करें तो परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ में एससीबी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित संपत्ति जीएनपीए अनुपात 5.0 के साथ 7 साल के निचले स्तर तक गिर गया है और पूंजी के जोखिम में भारित संपत्ति अनुपात CRAR 16.0 से स्वस्थ पर बना हुआ है। अब एससीबी का मतलब क्या है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स। जीएनपीए का मतलब क्या है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। CRAR का मतलब क्या है, कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, ये CRAR का मतलब है। इसके बाद में एनपीए का मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर कार्यकारी संपत्ति। बैंक का मतलब लोन, बैंक देखिए क्या करता है, लोन देता है, लोन फिर ऋण वापस नहीं लेता है। अगर ऋण वापस नहीं ले रहा है और 90 दिन तक वापस नहीं किया जा रहा है, लोन जिसको भी दे रहा है तो वह 90 दिन तक अगर वापस नहीं किया जा रहा है तो यह लोन जब अगर 90 दिन तक वापस नहीं किया जाएगा तो यह क्या बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा बैंक के लिए। मतलब बैंक के लिए गैर कार्यकारी संपत्ति बन जाएगी, उसका कोई कार्य नहीं आने वाला क्योंकि 90 दिन तक कोई लोन वापस नहीं किया गया, तो यह एनपीए बन जाता है, गैर कार्यकारी संपत्ति बन जाता है। इसके बाद में पूंजी एवं जोखिम भारित संपत्ति अनुपात क्या है, CRAR क्या है, तो इसका मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहते हैं। और यह बैंक के लिए कैपिटल होता है 2 टीयर में, टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल। तो टीयर 1 जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, ऑनर होता है उसका। इसके बाद में जो उधार का ऋण लेता है वो क्या होता है, टीयर 2 कैपिटल में आता है। बैंक की जो कैपिटल होती हैं, 2 कैपिटल होती हैं, टीयर 1 और टीयर 2। जो इनकी जो खुद की होती हैं कैपिटल, खुद की पूंजी होती हैं, तो वो आती हैं टीयर 1 में, और जो उधार लेकर ये पूंजी बनाते हैं तो वो टीयर 2 में आती हैं। अब बैंक के पास क्या क्या होना चाहिए, एसेट यानी रिस्क जोखिम होना चाहिए, कैपिटल यानी डिपॉजिट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। एसेट जो अगर रिस्क है तो कैपिटल और डिपॉजिट भी होना चाहिए। अगर CRAR को निकालने का फार्मूला पूछा जाए क्वेश्चन में तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो टीयर 1 की कैपिटल को और टीयर 2 की कैपिटल को जोड़ के हम रिस्क वेटेज एसेट को डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, तब ये परसेंटेज में CRAR का निकल जाएगा। इसके बाद में मुद्रास्फीति एवं कीमतों पर नियंत्रण किया गया, तो 2022 में 3 चरणों में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति रहा है जो 7.8% जीडीपी के तक पहुंच गई है। इसके बाद में सरकार और आरबीआई की त्वरित कार्रवाई ने इसे दिसंबर तक 5.7% गिरावट के साथ नियंत्रण पा लिया है। दिसंबर तक कितना कर लिया है, दिसंबर तक 5.7% की गिरावट पा ली है। अगर सामाजिक अवसंरचना की बात करें 2022-23 में, तो मानव पूंजी बनाने के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य के दोहरे स्तंभों को मजबूत किया है, जिसमें 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया गया है, और यह 2016 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 21.1 लाख करोड़ 21.3 लाख करोड़ रुपए हो गई है। 2016 में कितना खर्च किया गया था, 9.1 लाख करोड़ सामाजिक अवसंरचना को लेकर। अब इसके बाद में 2023 की बात की जाए तो 21.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अगर वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में 2023 में सरकार का बजट खर्च जीडीपी का 21% था, जो 2021 में कितना था, 2021 में 1.6% था। और 4 जनवरी 2023 में आयुष्मान भारत स्कीम से 22 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ, 22 करोड़ लोगों को। अब 1.54 लाख स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। कितने, 1.54 लाख, 1,54,000 स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। इसके बाद में गरीबी की बात करें तो गरीबी के लिए 2030 तक गरीबी को आधा करना है। गरीबी के लिए क्या गोल किया गया है कि 2030 तक गरीबी को आधा करना है, जिसमें 41 करोड़ लोग 2005 से 6 और 2019 से 20 के बीच में बाहर निकल चुके हैं। 41 करोड़ कितनी सालों में, 2005-6 के वित्तीय वर्ष में और 2019-20 के वित्तीय वर्ष के दौरान 41 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। किसके द्वारा किया गया है, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के द्वारा ये चीज़ बताई गई है। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें तो श्रम बल की भागीदारी दी गई है। 2018-19 में बेरोजगारी दर कितनी थी, 5.8% थी। अब यह गिरकर 4.2% हो गई 2020-21 में। इसके बाद में ग्रामीण महिला श्रम भागीदारी बल कितनी है, 2018-19 में केवल 19.7% ही महिलाएं
काम करती थी, श्रम करती थी। इसके बाद में 2020-21 में अब यह बढ़कर 27.7% हो गई। ये अच्छा संकेत है कि अब ग्रामीण में भी महिलाओं ने काम करना स्टार्ट कर दिया, उनकी भी भागीदारी होने लगी, काम में श्रम बल में भागीदारी होने लगी है। अब कितनी हो गई? 27.7% हो गई है। ई श्रम की बात करें तो नेशनल डाटाबेस को तैयार करने के लिए एक इसका संगठन किया गया था और 31 दिसंबर 2022 तक 28.5 करोड़ रुपए लोग पंजीकृत हो चुके, सॉरी रुपए नहीं है, लोग पंजीकृत हो चुके हैं। 28.5 करोड़ लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं ई श्रम कार्ड में, जो ई श्रम कार्ड बने थे, आपको पता भी होगा। इसके बाद में जैम ट्रिनिटी के क्या है? तो जैन ट्रिनिटी एवं डीवीडीटी। तो जैम ट्रिनिटी क्या है? ट्रिनिटी किसे कहते हैं? देखिए, जनधन आधार और मोबाइल, जनधन आधार और मोबाइल, जैम कहते हैं जिसे जनधन आधार और मोबाइल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। इसके तहत क्या किया गया कि आधार जनधन खाता खोला जाएगा, उसमें आधार और मोबाइल नंबर लिंक किया जाएगा, तो मोबाइल नंबर और आधार की सहायता से उन जनधन खातों में डायरेक्ट रुपए पहुंचा दिया जाएगा। ये इसका मतलब है। तो जनधन जैम ट्रिनिटी इसी का मतलब है, जनधन आधार और मोबाइल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप फुल फॉर्म याद रख लीजिए, जनधन आधार और मोबाइल। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को सूचीबद्ध किया गया। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में संक्रमण 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के ऊर्जा बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। 2030 तक 2005 के लेवल के अनुसार 45% तक कम कर दी गई है। 2005 में जितना था लेवल आधार कब माना गया? 2005 को माना गया है। 2005 के अनुसार 2030 तक 45% कम हो गई है, लेकिन 2070 तक कितनी करनी है? 0% करनी है, 0% रहनी है, मतलब पूरी 100% कमी कर देनी है उत्सर्जन जो भी है। क्या करना है? तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को संक्रमण के लिए नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है। कब तक? 2070 तक। इसके बाद में UNFCCC के COP26 सम्मेलन में एक जन आंदोलन लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो कॉप क्या होता है? तो कॉप एक तरीके के सम्मेलन होते हैं। तो इन सम्मेलन में क्या होता है कि पर्यावरण से संबंधित ये सम्मेलन होते हैं। इतना याद रखिए कि पर्यावरण से संबंधित ये सम्मेलन होते हैं। और UNFCCC के में कहाँ पर ये COP26 कहाँ आयोजित किया गया था? ग्लासगो में आयोजित किया गया था। और यह एक जन आंदोलन था और इसमें लाइफ लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? लाइफ पोर्टल लॉन्च किया गया है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये पोर्टल लॉन्च किया गया LIFE। और LIFE का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट। और नवंबर 2022 में भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया गया। RBI ने 4,000 करोड़ रुपए SGRB को दी, किस्तों की नीलामी की है, 2 किस्तों में नीलामी कर दी है इसकी। भारत में हरित हाइड्रोजन पर भरोसा करते हुए 2047 तक भारत की ऊर्जा सर्वस्व होने की योजना है। बजट में मैंने इन सब के बारे में पढ़ा था। भारत पिछले 7 वर्षों में $78.1 बिलियन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा का एक पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत एक प्रमुख मीट्रिक स्थापित ऊर्जा का 61.6 गीगावाट थी। कितनी थी? क्षमता कितनी थी? 61.6 गीगावाट थी। कृषि एवं खाद्यान्न प्रबंधन की बात करें तो 6 वर्षों में 4.6 की मजबूत औसत वृद्धि प्राप्त की है। अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना निर्धारित किया गया है। और 2020-21 में निजी निवेश कितना था? 9.3, जो कि बढ़कर हो गया था। और 21-22 में संस्थागत ऋण कितना था? 18.6 लाख करोड़ रुपए, बढ़ना जारी है अभी भी। और 2021-22 में निरंतर वृद्धि हो रही है, 315.7 मिलियन टन रही है 2021-22 में। इसके बाद में बात करें NFSA 2013 के बारे में, तो यह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है। और इसमें क्या है? अन्नपूर्णा स्कीम और अंत्योदय स्कीम 2 योजनाएं काम करती हैं। कौन कौन सी? अन्नपूर्णा स्कीम और अंत्योदय स्कीम 2 योजनाएं काम करती हैं। इसमें क्या दिया जाता है? राशन दिया जाता है। और आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2023 को एक योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें अंत्योदय स्कीम के तहत ये जो योजना है, इसमें 1 साल और फ्री राशन दिया जाएगा। ई नाम पोर्टल के बारे में सुना होगा, तो द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसमें 1.74 करोड़ किसान तथा 2,34,000 व्यापारी शामिल हैं। 2,34,000 व्यापारी शामिल हैं। 1,74 लाख किसान शामिल हैं और 2,34,000 व्यापारी शामिल हैं इसमें, ई नाम में।
इसके बाद में औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में जो जीबीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। जीबीए की जो परसेंटेज दर है वो कितनी है, 3.7% है। सकल मूल्य वर्धित कितना है, 3.7%। और 2022 में एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में 30% की इंक्रीजमेंट देखा गया, वृद्धि देखी गई, 30% की वृद्धि देखी गई है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात कितना है, 30% बढ़ गया है। वित्त वर्ष में 2019 में $4.4 बिलियन था और 2022 में $11.6 बिलियन है। 2022 में कितना है, $11.6 बिलियन है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया। क्या, कौन सा बन गया, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया भारत। इसके बाद में फार्मा कंपनियों में विदेशी निवेश 2019 में $180 मिलियन था और 2022 में $699 मिलियन हो गया है। इसी के तहत मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई, जो कि 27 क्षेत्र में शामिल की गई। 15 जो सेक्टर है, 15 सेक्टर वो निर्माण से संबंधित हैं और 12 सेक्टर हैं वो सेवा यानी सर्विस से संबंधित हैं। सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2022 में 8.4% और 23 में 9.1% बढ़ने की उम्मीद की गई है। 8.4% कब थी, 2022 में दर थी, और 2023 में 9.1% बढ़ने की उम्मीद की गई है। और भारत की हिस्सेदारी वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में 4% की हिस्सेदारी हो गई है। 2021 में शीर्ष 10 में शामिल था। 2021 में किस में शामिल था, शीर्ष 10 में शामिल था। इसके बाद बात करते हैं रियल एस्टेट क्षेत्र में। तो रियल एस्टेट क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। 2021-22 के बीच में 50% की वृद्धि देखी गई है। पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो होटल अधिभोग में अप्रैल 2021 में 30 से 32%, जबकि नवंबर 2022 में 68 से 70% होगा, ये बात की गई है। और भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक सालाना 18% बढ़ने का अनुमान किया गया है। ये मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको बहुत ही डिटेल में ना बताकर आपको जितने इसके फैक्ट हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में मिलेंगे, लेकिन अगर आपको ये फैक्ट याद होंगे तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे। तो ये मैंने इसीलिए इसको आपको फैक्ट के तौर पर सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बता दी, सारे फैक्ट बता दिए, एक फैक्ट बता दिया। अब कुछ संबंधित जो इंडेक्स हैं इनको हम देख लेते हैं। इंडेक्स को देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में देखते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इसका बेस ईयर कौन सा, 2016 है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम यानी एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। यह 4 प्रकार का होता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई यानी मतलब औद्योगिक श्रमिकों के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और कृषि जो यहाँ पर ये सीपीआई रहेगा। इसके बाद में देखिए कृषि मजदूर के लिए, ग्रामीण के लिए और ग्रामीण मजदूर के लिए और ग्रामीण संयुक्त सीपीआई ये एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। बाकी किसके द्वारा जारी किया जाता है, श्रम मंत्रालय के द्वारा और श्रम ब्यूरो के द्वारा, ये 3 जारी किए जाते हैं ऊपर वाले। लेकिन ग्रामीण और शहरी संयुक्त सीपीआई है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल और ऑफिस कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन संस्था हो जाता है। कार्यालय के आगे तो ऑफिस कह सकते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की बात करें तो जारी किसके द्वारा किया गया है, वैश्विक बौद्धिक संपदा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक की बात करें तो 40वीं भारत की रैंक है। फर्स्ट रैंक पर कौन है, स्विट्जरलैंड पहली रैंक पर है। शहरी आवासीय लागत सूचकांक 2022, यह मर्सर द्वारा जारी किया जाता है। भारत 127वीं रैंक पर है। फर्स्ट रैंक पर कौन है, हांगकांग है। इसके बाद वैश्विक रिहायशी सूचकांक 2022, इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है और 112 रैंक पर भारत है। इसमें न्यू दिल्ली आगे आता है। फर्स्ट रैंक पर कौन है, वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसके बाद में स्पीड टेस्ट ग्लोबल सूचकांक 2022 जारी कौन करता है, नेटवर्क इंटेलिजेंस एंड कनेक्टिविटी इनसाइट्स 115 रैंक भारत की है। पहली रैंक पर कौन है, नॉर्वे और सिंगापुर। वैश्विक कौशल सूचकांक 2022 ये कोर्सेरा जारी करता है और 68 रैंक भारत की है। पहली रैंक किसकी है, स्विट्जरलैंड की पहली रैंक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 जारी करता कौन है, इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट यानी एंड डेवलपमेंट IMD। भारत किस रैंक पर है, 37वीं रैंक पर है। पहली रैंक पर डेनमार्क है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 येल विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। 180 रैंक पर भारत है और फर्स्ट रैंक पर डेनमार्क है। वैश्विक वायु शक्ति सूचकांक 2022 यह जारी किया जाता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा। भारत की जो एयरफोर्स है वो तीसरे स्थान पर है और यूएसए की एयरफोर्स पहले स्थान पर आती है। यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है और इंडिया की रैंक 54 है। फर्स्ट रैंक किसकी है, जापान की है। यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2022 ये सूचकांक RSF के द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया 150 रैंक पर है और फर्स्ट रैंक पर कौन है, नॉर्वे
नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन पहली रैंक पर है। लोकतंत्र सूचकांक की बात करें तो लोकतंत्र सूचकांक EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। 46 रैंक भारत की है। नॉर्वे की कौन सी है? पहली रैंक है। जबकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है? भारत का लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है सबसे बड़ा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 है, ये इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। 85 रैंक इंडिया की है। पहली रैंक न्यूजीलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क की पहली रैंक है। इसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक 2021 इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक एंड पीस 135वीं रैंक भारत की है। पहली रैंक कौन सी है? आइसलैंड की है। अब यहाँ पर हम जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स होंगे आपके, और जो भी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर से संबंधित होंगे वो हम आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कल आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग धन्यवाद। सभी लोग तैयारी करते रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।